नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की टॉपिक नंबर 11 होगा, जिसके अंतर्गत आपको जानने के लिए मिलेगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित लगभग 35 प्रश्न। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछा ही गया होता है या फिर यूपीएससी में पूछा गया होता है। और आने वाले समय में भी रिपीटेशन का बहुत अधिक चांसेज होता है, तो पूरा पूरा आप जरूर देखिए। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। पहला प्रश्न, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जौना खां के ठीक है स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थात उसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। तो जौना खां ही का नाम है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, देखिए जौना खां उसी का नाम होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराया था। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में देखेंगे तो जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था आगे चल के। इसका संस्थापक था, याद रखिएगा, मलिक सरवर। इसको ठीक है एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर की यहाँ पे की उपाधि दिया हुआ था। दो उपाधि उसको मिला हुआ था। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं पूर्व का स्वामी भी उसे बोला जाता है, मलिक उस सर। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि उसको दिया गया था। और इसी जौनपुर को आगे चल के मुस्लिम शिक्षा केंद्र के रूप में देखिए बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पे एक तरीके से विस्तार हुआ, जिसको आगे चल के उसको ठीक है पूर्व का सिराज भी बोला गया। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया हुआ था? देखिए यहाँ पे स्थापना किया हुआ था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? अभी मैंने बताया हुआ था, देखिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया। देख पा रहे इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली विकसित हुई, जिसे सरकी शैली भी बोला जाता है। इस शैली में देखिए साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उसमें हिंदू प्रभाव के चित्र झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण किया। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर देखिए भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? उस शासक का नाम था देखिए हुसैन शाह। ये नाम याद रखिएगा, हुसैन शाह। इसी हुसैन शाह को अंतिम इधर देखेंगे तो गुजरात के शासकों के द्वारा ठीक है गुजरात के शासकों का नहीं, गुजरात के शासकों का एक्चुअली वो मालवा के द्वारा होता है। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा ठीक है टंग स्लिप ही है ये। तो हुसैन शाह ध्यान रखिएगा, लोधी जो वंश के जब शासक आएंगे तो इस जौनपुर के ठीक है अंतिम जो हुसैन शाह को इसको ठीक है पूरी तरीके से इसको दिल्ली सल्तनत में लोधी शासकों के द्वारा यहाँ पे मिला लिया जाएगा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरा भाई सुल्तान महमूद बिन तुगलक की स्मृति में किया हुआ था। और देखिए यहाँ पे इसका वास्तविक जो नाम था जौना खां था। 1394 में आपको पता है मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की और लगभग माना जाता है कि 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक सरकी शासकों ने यहाँ पे शासन किया। और 1479 में आगे चल के जब बहलोल लोधी आएगा, जब लोधी वंश की स्थापना होगी, तो इसके अंतिम जो शासन था हुसैन शाह सरकी को यहाँ पे पराजित कर देगा और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया जाएगा। और जौनपुर को यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व अर्थात भारत का सिराज कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, उस शासक का नाम है जैनुल उल आबदीन। ध्यान रखिएगा जैनुल उल आबदीन, जिसने जजिया कर वगैरह हटा दिया था। इसने एक काम किया हुआ था, सती प्रथा को मान्यता प्राप्त कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मणों को भी पूरी तरीके से साथ में लेके चलना था। यही है 1420 ईस्वी में अली शाह का जो भाई था, ध्यान रखिएगा, शाही खां जैन उल आबिदीन का नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसके पिता का नाम था ठीक है सिकंदर शाह करके था, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि
असहिष्णु किस्म टाइप का आदमी था, लेकिन जस्ट उसके उल्टा होगा जैनुल उल आबदीन, सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करेगा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला देखिए वह प्रथम शासक था, क्योंकि इसके बाद ही देखेंगे तो अकबर आएगा और फिर से जजिया कर को हटाएगा। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में देखेंगे तो महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैना विलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय में लिखा गया। और तो और जो इसके पिता के द्वारा अर्थात सिकंदर शाह के द्वारा जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाला गया था, उसको ठीक है उन ब्राह्मणों को पुनः ये मोटिवेट करेगा कि वापस आओ कश्मीर में, ठीक है, रिहैबिटेशन का यहाँ पे प्रयास करेगा। जैसे कि आज वर्तमान में जो मूवी बना हुआ है द कश्मीरी फाइल, उससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो पहले भी देखिए जो हैबिटेशन है पहले यहाँ पे भी हो चुका है, आज भी करने की ज़रूरत है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर यहाँ पे समाप्त किया हुआ था? उस शासक का नाम हो जाएगा जैन उल आबिदीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करने का प्रयास करते हैं। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? इसमें देखिए बुर्ज यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बौद्ध पगोडाओं से समानता है, बिल्कुल सही है। और फारसी शैली, चूँकि मुस्लिम लोग हैं तो ये शैली तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं सिकंदर बुद्ध सिकिन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबिदीन द्वारा और यहाँ पे विस्तारित करवाया गया। तो यही है सिकंदर शाह भी बोलते हैं, जो जैन उल आबिदीन का इसका पिता है। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज हो गया, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोडाओं से यहाँ पे समानता है, सभी शामिल है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? उस विद्वान का नाम था मुनि जिन विजय सूरी। ध्यान रखिएगा, मुनि जिन विजय सूरी। जिन लग गया तो समझ जाइएगा, ठीक है, कि जैन से संबंधित है। ठीक है, जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित है, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथ तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है मध्यकालीन भारतीय का यहाँ पर राज्य दिया हुआ है और वर्तमान क्षेत्र दिया। आपको पहचानना है यहाँ पे कि पहले इन क्षेत्रों का संबंध किससे किससे था। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही यहाँ पे सुमेलित आपको पहचानना है। ठीक है, तो पहला दिया है चंपक दिया हुआ है। चंपक का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मध्य भारत से, जबकि मध्य भारत से नहीं है, बस किसका संबंध हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद दिया है दुर्गर। ठीक है, दुर्गर का संबंध दिया हुआ है जम्मू कश्मीर से, जो कि बिल्कुल सही है। कुल्लूत दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मालाबार से दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल्लूत का संबंध यहाँ पे राजपूतों से है, ध्यान रखिएगा, राजपूतों से है यहाँ पे, इसीलिए दोनों गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। देख पा रहे हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक माने चंबा तथा कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गम जो जम्मू में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुल्लूत राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का जो उदय हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष में देखेंगे तो जो शामिल जो राज्य था आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पाल हो जाएगा बंगाल के तरफ, प्रतिहार हो जाएगा राजस्थान दिल्ली की तरफ, और राष्ट्रकूट हो जाएगा दक्षिण में। बेचारा तीनों आपस में लड़ते लड़ते सब बर्बाद हो गया। ठीक है, कन्नौज को लेकर हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा। बहुत फेमस नाम है अलाउद्दीन हसन के द्वारा। इसी को, ठीक है, हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। चूँकि मैंने पढ़ाया था आपको मिडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से कि दिल्ली में क्या था, तो एक ब्राह्मण के यहाँ, ठीक है, एक जो ब्राह्मण के यहाँ था, ठीक है, नौकर के रूप में मौजूद था, और उसी के नाम पे, उसी ब्राह्मण के नाम पे इसको हसन गंगू के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। जफर का, इसी को बोला जाता है हसन गंगू। ठीक है, 1347 से लेकर 1358 के आसपास, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। इसी ने एक जो माने सरदार हुआ करता था, इसका एक सरदार था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की इसने नींव डाली। इसने क्या किया, देखिए गुलबर्गा को अपने नौ संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई तथा उसका जो नाम रखा है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबर्गा का नाम रखा अहसनाबाद। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ
इसको ठीक है कई सारे प्रांतों में विभाजित कर दिया, जैसे कि गुलबर्गा हो जाएगा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत देखेंगे तो एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें चूंकि बीजापुर भी सम्मिलित था। जो बीजापुर देखेंगे तो बिल्कुल ये वाला इलाका था, ठीक है, जो विजयनगर सीमा से यहाँ पे टकराता था। ये हो जाएगा बीजापुर, अहमदनगर, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बीदर, ये हो जाएगा गोलकुंडा और ये हो जाएगा बरार। मैं बार बार देखिए पढ़ाया भी था तो बहुत अच्छे से आपको बताया था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया हुआ था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था देखिए अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वो टाइम पीरियड देख पा रहे 1347 ईस्वी के आसपास हुआ था। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य का जो सबसे पहले जो राजधानी बना था, ध्यान रखिएगा, गुलबर्गा को सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा हसन गंगू। कई सारा नाम है, ध्यान रखिएगा, हसन गंगू भी इसको बोला जाता है, जो सबसे अधिक प्रचलित है। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही बहमनी साम्राज्य का स्थापना हो गया था। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 14वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है। देख पा रहे हैं सूची 1 है, सूची 2 है। अब यहाँ पे देखिए ना, जो भी दक्कन के जो यहाँ पे स्वतंत्र जो राज्य अपने आप को स्टेबलाइज किए सुल्तान के रूप में, बहमनी साम्राज्य से अलग होके, तो किसने किसने कहाँ कहाँ का आपने स्थापना किया, ठीक है, उन्हीं लोगों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। बिल्कुल आसान है यहाँ पे, ठीक है। बीजापुर में यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आदिल शाही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बीजापुर में देखेंगे तो आदिल शाही आ जाएगा, आदिल शाही। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए कुतुब शाही, ठीक है। तो कुतुब शाही इसको, ठीक है, कुतुब शाही कुली वंश भी इसको बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका गोलकुंडा की तरफ। उसके बाद हो जाएगा निजाम शाही, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अहमदनगर साइड। और उसके बाद हो जाएगा सरकी शाही जौनपुर। तो ए का 2 और बी का हो जाएगा 3, ए का 2 और बी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सॉरी एक और है। सी का भी देख लीजिए, सी का हो जाएगा 1, ठीक है, सी का 1, ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 3। एग्जाम में थोड़ा सा देखिए कॉन्शियस रहना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन देखते टिक लगा दे, चूँकि बाकियों में भी आपको देखना होता है। देखिए यहाँ पे मैं बी लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी भी दिया हुआ है। देख पा रहे हैं, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया हुआ था। कुतुब शाही जो वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया हुआ था। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया हुआ था। और सरकी शाही राजवंश ने देखिए जौनपुर में शासन किया था। इस वंश की स्थापना देखिए मलिक सरवर नामक हिजड़े ने किया हुआ था। देखिए अब हिजड़ा तो कितना भद्दा लग रहा है, मैंने बोला हुआ था तभी आपको, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर के रूप में इसको इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? वैसा वो शासिल मैंने वैसा जो शासक था यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का एक शासक था, ठीक है, और एक महान विद्या प्रेमी तथा उसका संरक्षक के रूप में मौजूद था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। उदार था, बहुत अधिक दान देता था, समझ रहे हैं ना, मतलब गरीबों को सहायता करता था। अबला बाबा भी बोला जाता है, निर्धनों का मित्र भी बोला जाता है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह के बारे में, जगत गुरु, अबला बाबा और यहाँ पे निर्धनों का मित्र। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? उसका लेखक था इब्राहिम आदिल शाह, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। और यही क्या करेगा, तो ठीक है, एक नौरसपुर नामक शहर की स्थापना भी करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत का शासक था। इसने किताब नौरस नामक पुस्तक की दक्कनी भाषा में इसने लिखा हुआ था। और एक मैंने बताया था एक नौरसपुर, ठीक है, नामक शहर की भी स्थापना करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर का देखिए निजाम शाही का जो, ठीक है, अंत पूछ रहा है ना यहाँ पे, अंत कैसे हुआ था, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने सारा का सारा आपको, ठीक है, मैप के माध्यम से बताया हुआ था कि उसमें, ठीक है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में यहाँ पे मिला लिया गया। हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। किसके द्वारा? तो ये सब किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस समय शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ऊपर का जो एरिया था अहमदनगर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो बीदर का एरिया, इसको शाहजहां के द्वारा किया जाएगा।
और नीचे जो हो जाएगा बीजापुर और ये हो जाएगा गोलकुंडा, ये वाला इलाका आगे चल के उसका पुत्र औरंगजेब के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको रटना नहीं है, थोड़ा समझेंगे ना तो आसानी से सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाता है, नहीं तो रटने लग जाएंगे। ठीक है, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास यहाँ पे दे दिएगा। करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे कि शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर देखिए यहाँ पे अधिकार कर लिया, सॉरी, तथा देखिए यहाँ पे निजाम शाही, देखिए यहाँ पे निजाम शाही सुल्तान हुसैन यहाँ पे निजाम शाह को बंदी बनाकर देखिए ग्वालियर के किले में यहाँ पे उसको भेज दिया। ज्ञातव्य है कि 1632 ईस्वी में देखिए शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में देख पा रहे हैं यहाँ पे दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपया घूस देकर दौलताबाद दुर्ग को प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमद राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको इंगित करना है। तो यहाँ पे बाज बहादुर का संबंध यहाँ पे देखिए बिल्कुल मालवा से था, कुतुब शाह का संबंध गोलकुंडा से था, सुल्तान मुजफ्फरपुर शाह यहाँ पे गुजरात से था। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर दिया हुआ है, जबकि ये कहाँ का था, बीजापुर, ध्यान रखिएगा बीजापुर का शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाज बहादुर दिया हुआ देखिए मालवा, सब तो करेक्ट ही है, कुतुब शाह गोलकुंडा, और यहाँ पे ठीक है जो मुजफ्फर शाह था गुजरात का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अब गोलकुंडा को वर्तमान में बिल्कुल देखेंगे ना तो आपको ये पूर्वी घाट की तरफ आपको दिखाई देगा। तो पूर्वी घाट की तरफ यहाँ पे यही तो है हैदराबाद, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद। ठीक है, कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि देखिए अहमदनगर में निजाम था और आगे चल के हैदराबाद में निजाम होगा, तो समझना है परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन होगा। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर यहाँ पे फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादव तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में देखिए औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है यहाँ पे? ठीक है, अब सही सुमेलित है, देखिए कह रहा है कि काकतीय वंश, यहाँ पे काकतीय वंश का संबंध यहाँ पे देवगिरी से बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वारंगल हो जाएगा। ठीक है, वारंगल का जो क्षेत्र है वारंगल तेलंगाना का, तो ये गलत हो जाएगा। होयसल का मतलब हो जाएगा द्वार समुद्र, ये जो मदुरई वाला इलाका था सब मैंने कराया हुआ था। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यादव दिया है देखिए यहाँ पे वारंगल से इसका संबंध दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से दिया हुआ है? यहाँ पे वारंगल से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यादव का संबंध यहाँ पे तो वारंगल से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है पांड्या का संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो पांड्या का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे मथुरा से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सब कट जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, सही सुमेलित है होयसल का द्वार समुद्र। ठीक है, देख पा रहे होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की जो राजधानी देवगिरी थी। पांड्य वंश की राजधानी देखिए कोरकोई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। इसीलिए पांड्या का लेख में थोड़ा रुक रहा था, लेकिन ध्यान रखना है आपको, पांड्या भी मदुरा में शुरुआत में नहीं था, बल्कि कहाँ था, कोरकई में अवस्थित था। ठीक है, बाद में चल के हुआ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। होयसल सबसे ज़्यादा फिट ऑप्शन दिख रहा है। बीपीएससी में अगर ये ऑप्शन बना देता तो शायद उत्तर यहाँ पे ई हो सकता था, मोर देन 2 हो जाता, मैंने मोर देन 1 हो जाता। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? बड़ा आसान सा प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ राजवंश और दूसरे तरफ यहाँ पे राजधानी दिया है, बड़ा आसान है। देखिए पल्लव की राजधानी ठीक है कांची था, पांड्य की राजधानी अभी हमने देखा मदुरा हो जाएगा, और यादव की राजधानी देखा देवगिरी, और काकतीयों का राजधानी यहाँ पे हो जाएगा वारंगल। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, देखिए यहाँ पे ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं होयसल स्मारक? तो होयसल स्मारक देखिए हेलीबेड, हेलीबेड माने इसी, ध्यान रखिएगा, जो हम्पी वाला जो इलाका ही है उसको ठीक है हेलीबेड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा बेलूर में। तो बहुत ही यहाँ पे शानदार ये ठीक है प्रश्न है, ध्यान रखिएगा होयसल स्मारक। ठीक है,
होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम ही यहाँ पे हेलीपेड है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीपेड है, जो मैंने बताया कि देखिए कभी कभी हम्पी का भी यहाँ पे नाम आता है, ठीक है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है, क्योंकि हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं से 13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण देखिए होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए द्वार समुद्र का ही वर्तमान नाम यहाँ पे हो जाएगा हलेबीड। ध्यान रखिएगा हलेबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, गोल गुंबद, ठीक है, बीजापुर में, ठीक है, गोल गुंबद बीजापुर में जो बनवाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, ठीक है, मैंने मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका जो बाह्य भाग है देखिए देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की यहाँ पे व्यवस्था है। अलंकरण वगैरह ठीक हो सकता है खूब किया गया होगा। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, मैचिंग करना है यहाँ पे। तो देखिए पहला तो है यहाँ पे दोहरा गुंबद, ठीक है, दोहरा गुंबद यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी से है, ध्यान रखिएगा। अष्टभुजिया यहाँ पे मकबरा हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा अष्टभुजिया मकबरा, शेर शाह वाला मामला आ जाएगा। और सत्य मेहरवी जो मकबरा है इसका संबंध हो जाएगा बलबन से, और गोल गुम्बद का संबंध हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह से। तो एक का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक का 4 और बी का हो जाएगा 1, एक का 4 और बी का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया हुआ था? अब यहाँ पे मांडू में देखिए एक जंतर महल का जो निर्माण करवाया गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो निर्माण जो करवाया गया माना जाए कि गियासुद्दीन खिलजी के समय हुआ है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको स्टार लगा दिया है। MPPCS, ठीक है, ये जो भी स्टेट PCS इस तरह का प्रश्न पूछता है जो आपको मतलब 4 ऑप्शन में कोई ना कोई तो सही होना चाहिए, लेकिन देखिए स्टार है क्योंकि यहाँ पे रियल ऑप्शन दिया ही नहीं है। बनवाया गया था गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, जहाज महल है। देखिए ये भी गलत है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित कर दिया, डिलीट कर दिया। देखिए ये सब सोच समझ के प्रश्न बनाना चाहिए, लोग ध्यान नहीं देते हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया हुआ था? तो मांडू के जहाज महल का निर्माण अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, गियासुद्दीन खिलजी। फिर भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिर से पूछा हुआ, देखिए 2017 में पूछा हुआ, फिर से MPPCS ने वही प्रश्न 2019 में पूछ लिया। मतलब आप समझ रहे हैं लापरवाही की हद, ठीक है, होता है इसे PCS में। गुजरी महल किसने बनवाया हुआ था? तो गुजरी महल जो बनवाया गया था मानसिंह के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था लगभग, ठीक है, 1501 में मानसिंह तोमर ने। स्थापत्य क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह भी एक महान विजेता था। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला है यहाँ पे अदीना मस्जिद। देखिए यहाँ पे अदीना मस्जिद यहाँ पे दिया हुआ है, मांडू में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा मांडू में, ठीक है, लेकिन अदीना जो मस्जिद है मांडू में नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। तो यही करेक्ट उत्तर है, मैंने गलत है। बाकी तो सब सही सुमेलित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में, और 3 दरवाज़ा हो जाएगा अहमदाबाद में। तो यहाँ पे देख पा रहे पश्चिम बंगाल के पांडुआ स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक जो था सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था। इस मस्जिद में देखिए 400 गुंबद है, एक और वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिरों और महलों के अवशेष हैं, और बाकी जो अन्य जो, ठीक है, युग में सही सुमेलित हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। पोलीगार का मतलब था क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक के रूप में होते थे। तो दक्षिण भारत में आपने पढ़ा होगा जो व्यवस्था था, ठीक है, नयंकार व्यवस्था, अयंकार व्यवस्था, उसी में देखेंगे तो एक पोलीगार व्यवस्था भी थी, ठीक है। तो पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान किया गया था। तो देखिए लगभग 34 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
कल हम लोग देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, और लेक्चर देखिए अगर मेडिवल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का तो क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी कहीं ज़रूरी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही एक बृहद डायमेंशन को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा एनालिसिस करके। तो अगर वहाँ से अगर पढ़ के आके ठीक है यहाँ अगर आप क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, घटना चक्र लोग को लगा रहे हैं, तो कहीं से कोई समझिए कि आपको दिमागी लोड ही नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा चीज़ ये ऑलरेडी ठीक है मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बिल्कुल एक ठीक है स्टोरी टेलर के फॉर्म में। जाके देखिए, ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर करते रहें। जय हिंद।